सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की चल रही थी, जिसमें मैं यूनिट 1 की टॉपिक बुलेट 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है बुलेट 2, जिसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो है ये यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस है, जिसमें मैं यूनिट 1 का बुलेट 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो आज स्टार्ट करेंगे वो है बुलेट 2, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइव, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये बुलेट 2 के जो हैं टॉपिक्स, मैंने उन्हें पॉइंट्स में कैटेगराइज कर दिया है, तो पॉइंट वाइज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखो, सबसे पहले जो ये पॉइंट है इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है कि एक बिजनेस जो है वो अनदर कंट्री के साथ या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करे, ट्रेड करे। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम एक बार इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड और नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। तो मैंने अभी आपको यही बताया था कि जो है इंडिया जैसे एक कंट्री है, उसके बॉर्डर के बाहर वो अनदर कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रही है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। एंड एट अ ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल इट इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज में जो हम ट्रेड करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो जो जितनी भी हम ट्रेड सर्विसेज करते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है प्रॉफिट एडवांटेज। अब बेसिकली एक बिजनेस जो अपनी कंट्री में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो किसी और कंट्री में भी सेल हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट का वो एडवांटेज लेना चाहता है, इसलिए वो अपना प्रोडक्ट अनदर कंट्री में भी सेल करेगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अब उसके प्रोडक्ट, उसके बिजनेस को ग्रोथ भी मिल रही है, तो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का पॉइंट भी यहाँ पर मिलता है। हेल्प इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। जो अब सपोज एक प्रोडक्ट जो है, वो जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेस मैन है, वो अपनी कंट्री में बना रहा था, लेकिन उसे कुछ रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो जो चीज़ें इंप्रूव करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा। लेकिन अदर कंट्री में कुछ टैक्सेस कम है, कुछ टैरिफ्स कम है, तो वहाँ पर उसे वो क्या होगा, वो बेनिफिट मिलेगा। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज भी होगा यहाँ पर, जैसे सपोज इंडिया जो है इंडियन रुपीज़ में डील करता है, अनदर कंट्री जहाँ पर डॉलर चल रहा है या कोई भी करेंसी चल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो करेंसी भी एक्सचेंज होगी। टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज बेसिकली होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो इन दोनों रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है, और जो इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम जैसे अपनी कंट्री में तो बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हम उनको यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम अनदर कंट्री में जाकर जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अब फुल्ली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। अब जैसे कि अब बिजनेस क्या है, वो एक्सपेंड हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, साथ साथ रिस्क भी तो बढ़ेगा। अगर वहाँ पर लॉस हो गया तो लॉस, ठीक है, या वहाँ कुछ प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं थी जितनी हमारी कंट्री में थी, तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। टू गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। और क्या होगा, अगर हम क्या करेंगे, अनदर कंट्री में जाके बिजनेस करेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न करेंगे और हम अपनी कंट्री में जाके जो टैक्स पे करेंगे, तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा कि गवर्नमेंट को भी फॉरेन करेंसी वहाँ की मिल पाएगी।
ठीक है। यहाँ पर जो स्प्रेड बिजनेस रिस्क का पॉइंट था, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो बिजनेस रिस्क है, अब एक कंट्री में अपना बिजनेस कर रहा है, सपोज वहां पर थोड़ा ज्यादा बिजनेस को रिस्क है, उतनी डिमांड नहीं हो पा रही, लेकिन वो अनदर कंट्री में जाके वो बिजनेस कर रहा है, तो वो जो रिस्क यहाँ पर था, जो रेस्ट्रिक्शन थी, जो इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा था, अगर वहां पर अनदर कंट्री में जाके उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बिजनेस रिस्क जो है उसका वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। अब मर्चेंडाइज जो है वो अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके थ्रू वहाँ के गुड्स की वो गुड्स जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और सिमिलर अगर उनकी कंट्री को कुछ गुड्स की नीड है तो वहाँ पर जाके वो उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है टेंजिबल गुड्स। अब टेंजिबल गुड्स क्या हो सकते हैं? दोज गुड विच वी कैन सी एंड टच। ठीक है, जिन गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल गुड्स। नेक्स्ट है सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब क्या करते हैं, हम कुछ सर्विसेज दे देते हैं, ठीक है, इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कुछ टेक्निक या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो अनदर कंट्री में हमने यहाँ पर सेल आउट कर दिया, ठीक है, या लाइसेंसिंग दे दी, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ से सर्विसेज लेते भी हैं और देते भी हैं। दैट इज इनटेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या होती है? हमारी सर्विसेज। ठीक है। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अब लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस को अनदर कंट्री में एक्सपेंड करने के लिए किसी प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग देना या उस प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ले लेना, उसके थ्रू क्या करना? बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना। ट्रेडमार्क लाइक पेटेंट, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब किसी अनदर कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देना, या वहाँ के कुछ बिजनेसमैन जो है वो यहाँ आकर अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर दें, तो ये क्या होती है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक फंड इन्वेस्ट, डायरेक्ट, लॉन्ग टर्म एंड पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये लाइक एफडीआई वगैरह क्या है? अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही तो पार्ट है कि अनदर कंट्री, अनदर जो कंट्री के जो पीपल्स हैं या वहाँ की जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं? अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरनेशनल बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? जब वो उस कंट्री में जाकर रहेंगे या वहाँ की कल्चर को देखेंगे, वहाँ पर जो भी यूज़ करेंगे, तो फिर वहाँ पर उनको फॉरेन एक्सचेंज जो है बेनिफिट देगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा, यूज़ होगा, ठीक है। टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि पहले जो है एक जगह अगर वो बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ बहुत जो था रिस्क ज़्यादा था, लेकिन अगर जो है उसकी ब्रांचेस बन गई अनदर कंट्री में तो रिस्क क्या हो गया? वो कम हो गया। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। जो बिजनेस की एफिशिएंसी थी वो क्या हुई? एक्सपेंड हो गई है, ठीक है। पहले वो क्या करते थे? एक एरिया में ही काम करते थे, अब वो दूसरे एरिया में भी काम करने लगे, तो उनकी जो एफिशिएंसी थी, कार्य की क्षमता थी, वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। गेट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सपोज एक कंपनी है जो वो क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है, तो उन्हें कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? कुछ गवर्नमेंट के थ्रू बेनिफिट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कंट्री में इंपोर्ट, वो इंपोर्ट कर सकती है वहाँ की। सपोज हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा, तो वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। या जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो इंपोर्ट कर सकते हैं और ईजिली हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है, उसे नई नई टेक्निक्स वाली या अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, वो भी बेस्ट प्राइस में। रिड्यूस ट्रेड फ्लैक्चुएशन। अब क्या होता है यहाँ पर? देखो, बाय मेकिंग द साइज ऑफ द डिमांड द मार्केट लार्ज विथ large supplies and extensive demand, international trade reduce the trade fluctuation, the price of goods tend to remain more stable। अब जैसे क्या होता है? जो ट्रेड होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे इंटरनेशनल जो भी डिमांड्स है, जो कस्टमर की डिमांड्स है, वो डिमांड फुलफिल होती है, प्लस उनको जो प्राइस जो उन्हें मिलता है वो बहुत रीजनेबल प्राइस मिलता है उन्हें, रेदर देन वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है। तो वहाँ की अनदर कंट्री में वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत इजीली जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस
चीपर कॉस्ट में अवेलेबल हो रहा है, तो वही उसको इम्पोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ग्रेटर वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, बहुत सारी जो है गुड्स जो है अवेलेबल होते हैं, वैरायटी अवेलेबल होती है। जैसे आपको एक ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप दूसरा ले सकते हैं, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा ले सकते हैं, तो आपके पास वैरायटी होती है। आप जैसे ज़्यादा एग्जांपल के लिए इनमें बहुत सारी दुकानें हैं, तो आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आप उसी को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं। एफिशिएंट एलोकेशन एंड बेटर यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो ये वही पॉइंट है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का, प्रोमोट एफिशिएंसी प्रोडक्शन, जो है प्रोमोट होते हैं प्रोडक्ट अनदर कंट्री में, मोर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। कंजम्पशन एट चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं। यूटिलाइज ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, इंटरनेशनल ट्रेड एनेबल डिफरेंट कंट्रीज टू सेल देयर, तो ये सारे वही पॉइंट है कि आप अल्टीमेटली यही बात है कि इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अनदर कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी टेक्निक, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो चीपर कॉस्ट में कस्टमर तक उन्हें अवेलेबल हो जाते हैं, और इससे उन कंट्री का बेनिफिट होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है, एक बिजनेसमैन को बेनिफिट होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है। ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, और प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। अब कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या है, इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। अब क्या होता है कि इंपोर्ट की जब बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट बेसिकली होता है कि अनदर कंट्री से कुछ गुड्स को अपनी कंट्री में मंगवाना, तो ये होता है इंपोर्ट। अगर अपनी कंट्री से, ठीक है, होम कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में सामान को या गुड्स को डिलीवर करना, तो ये होता है एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, इंपोर्ट में क्या होता है, कभी कभार क्या करती है कुछ कंपनियां जो है हार्मफुल गुड्स भी मंगवा लेती हैं, लाइक सिगरेट, ड्रग्स, तो ये जो है कस्टमर के लिए अच्छे नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इट मे बी एग्जॉस्ट रिसोर्सेज। अब जो अनदर कंट्रियाँ आ रही हैं हमारे कंट्री में, वो हो सकता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको एग्जॉर्ट कर दें, लाइक कल्टीवेशन ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर, तो लैंड को, इन सब चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज कर लें। ठीक है, ओवर स्पेशलाइजेशन। अब जो हमारी स्पेशलाइजेशन है अगर हम दूसरी कंट्री में दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे गुड्स हैं उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ख़त्म हो रही है, उसके सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। सपोज़ ये एक प्रोडक्ट बनाया, किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्योंकि अनदर कंट्री उसको नहीं बना पा रही तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेती है। ठीक है, तो जो है स्पेशलाइजेशन। डेंजर ऑफ स्टैरिवेशन। अब स्टैरिवेशन का मतलब होता है भुखमरी। अब भुखमरी का दौर है किसी कंट्री में, तो क्या होगा, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो एक वॉर का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एट अ टाइम वॉर डिपेंड ऑन फूड देन सप्लाई। अब भुखमरी का दौर है उस देश में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड पे डिपेंड होंगे, और उस टाइम पे अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है सपोज हमारी कंट्री से, तो वो एक वॉर का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। वन कंट्री में गेन एट एक्सपेंस ऑफ अनदर। अब एक कंट्री को गेन हो रहा है और दूसरी कंट्री को उसका लॉस हो रहा है। मे अनदर कंट्री टेक एडवांटेज, तो एक कंट्री हो सकता है उसका एडवांटेज ले रही हो। इट मे लीड टू वॉर। हो सकता है ये जो इंपोर्ट हो रहा हो या एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो ये क्या हो सकता है, एक लीड का जो है बहुत बड़ा कारण हो वॉर का। लाइक फॉरेन ट्रेड लीड टू वॉर। कोई ट्रेड के थ्रू सपोज एक कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्ट की डिमांड हो रही हो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, तो वो कंट्री क्या होगी, उस कंट्री को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी एक कंट्री से हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है वॉर का। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण, अब एक प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज होने के लिए क्या करना होता है, तो एक प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले ये एक इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वो प्रोडक्ट अपनी रेस्ट ऑफ कंपनी में अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, सप्लाई करता है। रेस्ट ऑफ कंट्री में क्या करता है, प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन मतलब इन सबके साथ जुड़ाव, जुड़ना, कि वो एक प्रोडक्ट अपनी रेस्ट ऑफ कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक। इन सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स ग्लोबलाइजेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक ये प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक जुड़ाव, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, फाइनेंशियल। तो ये सारे कारण है कि ग्लोबलाइजेशन करना, एक प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना, इन सबको जोड़ना, ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन ह्यूज मार्केट, एक मार्केट में। यहाँ पर क्या है, ये सब जो सारी कंट्रियों में जो प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, तो एक मार्केट जो बनेगी ग्लोबलाइज, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंसी, इसका मतलब होता है परस्पर। तो क्या करना, उस प्रोडक्ट को ग्रो करना ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक, क्या कैसे करना, वर्ल्ड्स इकोनॉमिक के साथ ग्रो कर रहा, उनके कल्चर एंड पॉपुलेशन ब्रॉट अबाउट बाय क्रॉस बॉर्डर, अपनी कंट्री के जैसे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मिलकर क्या करना, उस प्रोडक्ट को इंक्रीज करना या ग्रो करना। बॉर्डर ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, लाइक टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चेंज हो गई है, ठीक है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो हर एक प्रोडक्ट चाहता है कि अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे, नई नई टेक्नोलॉजी आए, एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का भी बहुत फ्लो हो रहा है, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन इज द स्प्रेड मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब ये क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू क्या करे जाते हैं, इंपोर्ट के मूवमेंट किए जाते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर एंड कल्चर। तो कल्चर भी जो है, अब जैसे एक प्रोडक्ट अगर इंडिया में बन रहा है तो उसका उस यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होगा, अनदर कंट्री में बन रहा है तो वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मिल रही है, सर्विसेज अच्छी हो रही हैं, तो ये सारे इसके क्या है, बेनिफिट हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, देखो ग्लोबलाइजेशन। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखो पहले की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंट है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ईजी है रेदर देन प्रीवियस। अब हम क्या करते हैं, एज वर्चुअल बात कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग, इन सब के थ्रू, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ट्रेड जो है बहुत इजी हो गया है, ठीक है। कैपिटल मोबिलिटी। अब कैपिटल मोबिलिटी क्या है, कैपिटल लाइक जो है फाइनेंसिंग, एफडीआई वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हमारी कैपिटल मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट। अब पहले जो थे, जो ट्रांसपोर्ट थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत सारी जो है डिसएडवांटेज थे, लेकिन अब उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है, तो अब ट्रांसपोर्ट पहले के मुकाबले बहुत इजी हो गए हैं। लोअर टैरिफ, अब जो टैरिफ जो पहले थे, बहुत सारी पाबंदियां थी, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, उन सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। मल्टीनेशनल कंपनीज, अब एमएनसी क्या करती हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है कस्टमर तक, ठीक है। तो ये सारी क्या करती है, इकोनॉमिक लेवल पे एक कंट्री को बेनिफिट करती हैं। नेक्स्ट क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन के, इट मेन ऑब्जेक्टिव इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया ही था कि इंटीग्रेट होना, सबको जोड़कर, सबको साथ मिलकर, ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक। तो एक कंट्री को बाकी कंट्रियों के साथ मिलकर जो है वर्क करना, दैट इज इंटीग्रेटेड। इट फोकस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये औद्योगिकरण को, इस औद्योगिकरण पर जोर देता है और उसको बढ़ावा भी देता है। इट एम्फेसाइजेज ऑन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। अब जैसे पहले बहुत रेस्ट्रिक्शन थी, बहुत टैरिफ थे, लेकिन अब क्या हो गया, फ्री हो गया है, फ्रीली आप जो है वो वर्क कर सकते हो। अब देखो कैपिटल वाली बात है, पहले जो था बहुत सोशलिज्म था, वहाँ पर सोसाइटी और जो था गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारी कंपनीज रहती थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है प्राइवेटाइजेशन को कर रही है, जब से एलपीजी आया है, तो आप देखोगे बहुत सारी कंपनी जो है वो प्राइवेट हो गई हैं। इट ऑल्सो कंसिडर्ड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयमेंट।
तो अब ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, प्राइवेट कंपनियां हो रही हैं, ठीक है। इस स्प्रेड प्रोडक्शन फैसिलिटी थ्रू आउट द ग्लोब। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि अपने प्रोडक्ट को क्या करना, आगे जो अनदर कंट्री है वहां पर उसको अवेलेबल कराना। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या क्या फीचर है, ओपनिंग एंड प्लानिंग टू एक्सपेंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये वही बात है कि आप ओपनिंग एंड द प्लानिंग कि अपने बिजनेस को बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे आप मैच करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए बिजनेस में और किस किस तरीके से आप उसमें जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं वो बनाओगे। न्यू ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इमर्ज द ग्लोब ब्रांड। अब जो एक प्रोडक्ट है वो किस तरीके से ग्लोब ब्रांड बनेगा, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या जो है नॉर्म्स होंगी, वो सब देखना होता है। इरेज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड द फॉरेन मार्केट। तो ये एक डिफरेंस को खत्म करती है डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट को, क्योंकि एक प्रोडक्ट को यहाँ ग्लोब की बात करी जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की, कि एक प्रोडक्ट को बाकी रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ कैसे मिलाया जाए या कैसे इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है पहले कैसे होती थी, बहुत स्लोली होती थी कि पेपर वर्क होता था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, बहुत इजीली ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, रिसीव और आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये बहुत ईजिली हो गया है रेदर देन प्रीवियस। लोकेट द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटी ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ ग्लोबल बिजनेस डायनेमिक इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल कंसिडरेशन। तो जो हम बात करते हैं कंसिडरेशन की, तो जो एक्सचेंज है वो बहुत ही इजी हो गया है। अब पहले क्या होता था, लोकेट द प्रोडक्शन एंड अदर फिजिकल फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी हैं वो अब इजीली अवेलेबल होती हैं, एमएनसीज खुल गई हैं। तो अब एक प्रोडक्ट को जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एक प्रोडक्ट को आगे एक्सपेंड होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए बहुत ईजी हो गया है। नेक्स्ट हम ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेशन के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि एक प्रोडक्ट इंटीग्रेट कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक की। तो इकोनॉमिक एक देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ा जा सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रोडक्ट, एक गुड्स को अनदर कंट्री में वो कैसे ग्रो हो, इसके लिए उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी हों। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग स्केल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, commodities and services flow of international capital and wide the rapid spread of technology। तो जो भी टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कर सके, स्प्रेड किया जा सके, और वो जो प्रोडक्ट है अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंस की, कि जैसे कि पहले पेमेंट और पेमेंट को किस तरीके से रिसीव किया जा सके, पेमेंट की जा सके, एफडीआई, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारी फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के अंदर। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्रीगेट कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू इंक्रीजिंग ग्लोबल लिंकेज क्रिएटेड थ्रू क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लोज। Financial integration referred an individual country linkage to इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। तो ये यही बात कह रहा है कि एक कंट्री को बाकी अनदर कंट्री के साथ कैसे लिंक किया जा सके, ठीक है, ये बात करता है हमारा फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है वैसे अनदर कंट्री का होगा कल्चर। तो कल्चर ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, जो भी वहाँ के आइडियाज हैं, मीनिंग द वैल्यू, जो उनकी वैल्यूज है अराउंड द वर्ल्ड इन सच अ वे टू एक्सटेंड इंटेंसिफाई सोशल रिलेशंस। दिस process is marked by the common consumption of culture that have been diffused by the internet, popular culture, media and international travel। तो बेसिकली कल्चर ग्लोबलाइजेशन में जब हम बात करते हैं कि एक कल्चर, एक हर जो कंट्री है उसका अपना एक कल्चर है। सपोज इंडिया का कल्चर अलग है यहाँ पर, और एक कंट्री लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का कल्चर अलग है। तो अगर मुझे गारमेंट बनाने हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंग बनाने होंगे, ठीक है।
तो इसी तरीके से क्या होता है, अब एक मैकडोनल्ड का एग्जांपल है, तो वो क्या करता था, वहां पर जो वो टिक्की यूज करते थे वो किसी एनिमल की होती थी, लेकिन यहाँ पर जब वो इंडिया में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो किससे किया, आलू की टिक्की का। तो ये कल्चर के अकॉर्डिंग है कि किस कंट्री में किस तरीके की वैल्यूज है, वहाँ का कैसे कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करना और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, अब एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट रहता है। अब एक कंट्री इंडिया का सपोर्ट बाकी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कंट्री कैसे हमारी हेल्प करती है या हम उस कंट्री की कैसे हेल्प करते हैं, उस कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रेफर द अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कॉर्पोरेटिव दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी होता है कि एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का रिलेशन कैसे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ की जो कंट्री है वो कितने टैरिफ लगा रही है, कि टैक्सेस लगा रही है या कितनी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, जैसे सार्क, नाफ्टा, ये सारी जो बनी हुई हैं, तो ये इसीलिए बनी है कि वो आपस में जो है ट्रेड करें तो वहाँ पर ज़्यादा टैरिफ ना हो या टैक्सेस जो है वहाँ पर ना करना पड़े, टैक्सेस पे ना करना पड़े, वो इजीली ट्रेड कर सके। दिस ट्राइज इन विथ द बिलीव दैट अम्ब्रेला ग्लोबल, ये अम्ब्रेला ग्लोबल की तरह वर्क करती है। ऑर्गेनाइजेशन आर बेटर प्लेस देन इंडिविजुअल स्टेट टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट। तो अल्टीमेटली बात यही की गई है कि इंडिविजुअल अगर जो है वो कंट्री अपना बिजनेस कर रही है, रैदर अगर वो सबके साथ मिलकर काम कर रही हैं तो जो बिजनेस है वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा और एक कंट्री की जो है इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। अब इसके कुछ ड्राइवर्स हैं। अब ड्राइवर्स का मतलब है यहाँ पर प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, कि एक प्रोडक्ट को कैसे हम प्रमोट करते हैं और अपनी कंट्री को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें एक ड्राइवर्स कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। अब ये क्या होता है टेक्नोलॉजी, मैंने यहाँ पे लिखा है वर्चुअली। पहले वीडियो कॉल नहीं हो पाती थी, ठीक है, तो कॉलिंग में प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर नए नए बन गए हैं, ठीक है, कंप्यूटर जो है बहुत इजी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी का पार्ट है और जिसकी वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब पहले जो है जो कंट्री थी बहुत रेस्ट्रिक्टेड थी। अब हमारी कंट्री में भी पहले एलपीजी से पहले क्या था, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी कि हम इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और जो हमारी कंट्री है वो डेवलप नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो लिबरल कर देना, उन सब चीज़ों को ईजी कर देना, तो बहुत सारे बैरियर्स को क्या कर देना, हटा देना, जिससे जो है ट्रेड ईजी हो सके। अनवांटेड बैरियर्स को हटा दिया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, अब लार्ज लेवल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। अब एक जो है कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। पॉलिटिकल ड्राइव्स, और मैंने भी आपको बताया था पॉलिटिकल ड्राइव्स में क्या होता है, एक गवर्नमेंट अगर अनदर कंट्री की गवर्नमेंट के रिलेशन अच्छे हैं उन दो कंट्रियों के, तो वो जो है आपस में जब वो ट्रेड करेंगे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन हटा देंगी, मतलब ट्रेड इजीली हो जाएगा, वहाँ पर जो है ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। लाइक सार्क एक बना हुआ है, नाफ्टा बना हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। तो ये कुछ कंट्रियों ने मिलकर जो है आपस में बना लिया, जिससे कि आपस में वो ट्रेड जो कर रहे हैं वो इजीली हो जाए और जो टैरिफ है वो हटा दिया गया वहाँ पर, ठीक है, या अगर है तो कम है, जिससे वो आपस में इजीली ट्रेड कर सके। मार्केट ड्राइव्स, अब मार्केट ड्राइव्स में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को ग्लोबल करने के लिए, ठीक है, तो अच्छी फैसिलिटी, क्या एक जो क्वालिटी है उसकी अच्छी होती है और अच्छी फैसिलिटी दी जाती हैं। तो गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आजकल, पहले तो ऑफलाइन ही होता था कि आपको प्रोडक्ट अगर चाहिए तो उस शॉप पे जाके आप लीजिए, लेकिन अब जब से इंटरनेट आ गया, ऑनलाइन बिजनेस होने लगा है, तो एक प्रोडक्ट आप घर बैठे कहीं से भी ऑर्डर कर लेते हो इजीली। तो मार्केट ड्राइव का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन में। कॉस्ट ड्राइव, अब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम थोड़े से कुछ मटेरियल बना रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन अगर हम वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रिड्यूस कॉस्ट भी होती है। लोकल कंपटीशन, जो लोकल कंपटीशन है वो तो काफ़ी होता है, ठीक है, लेकिन उस कंपटीशन में अब हम जो है लोकल कंपटीशन तो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट भी होगा और जो बिजनेस रिस्क है वो भी कम हो जाएगा।
ट्रांसपोर्टेशन, अब पहले ट्रांसपोर्टेशन और अब की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले जैसी टेक्नोलॉजी नहीं रही, अब टेक्नोलॉजी ईजी हो गई है। अब अगर कुछ गुड्स डिलीवर करना है तो वो टाइमली हो जाती है, ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गई है। कम्युनिकेशन वीडियो, ऑडियो, इसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं, जिससे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसी टाइम पे उस प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर सके। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्टिंग। अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दो, तो आप वहाँ पर एंटर कर जाओगे, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस कंट्री में एंटर हो जाओगे और आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो एक्सपोर्टिंग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, फॉरेन सेल, ओल्डेस्ट एंड ईजीएस्ट। तो पहले जो रेस्ट्रिक्शन थी बहुत ज़्यादा थी, अब जो है वो कम है, तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइसेंसिंग के थ्रू आपने किसी प्रोडक्ट का लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस सेल द राइट ऑफ लाइसेंस इन रिटर्न ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के बदले आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हो। या किसी ब्रांड की या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेना। फ्रेंचाइजी टेल्स द मैनर ऑफ फ्रेंचाइजी सर्विसेज इंडस्ट्री। तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली और आप उस कंट्री में एंटर करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, आप उस कंट्री में एंटर कर सकते हो इजीली। या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग में, दो कंट्रियों के बिजनेसमैन ने मिलकर, बिजनेस ए और बिजनेस बी, इन दोनों ने मिलकर क्या करा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो गए। गिव मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट टू अदर कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो इस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग, गिव मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट टू अदर कंट्री। अब मार्केटिंग के लिए क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी आपको मार्केटिंग करनी है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर जाओगे। टर्नकी प्रोजेक्ट। अब टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होता है कि होल प्रोजेक्ट इज गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर टू अदर कंट्री। क्या करना, पूरा प्रोजेक्ट किसी अनदर कंट्री को दे देना कॉन्ट्रैक्ट पे कि आपको ये जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है अनदर कंट्री में, ठीक है। तो इस तरीके से भी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर क्या होता है, एक कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों मर्ज होकर काम करें, या फिर एक्विजिशन, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी पे पूरी वहाँ के शेयर खरीद लिया और एक्वायर कर लिया, तो दैट इज एक्विजिशन। मर्जर टू एंटिटी कंबाइन और एक्विजिशन वन कंपनी एक्वायर अदर कंपनी, ठीक है। तब भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, दैट इज द मोड ऑफ एंट्री। ज्वाइंट वेंचर कंपनीज ज्वाइंट हैंड टू कॉमन ऑब्जेक्टिव, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ज्वाइन हो गए, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के थ्रू वहाँ की कंट्री के कुछ शेयर किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए वहाँ की कंट्री के, या कुछ इन्वेस्ट कर दिया। अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म, अ फर्म इंडिविजुअल इज वन कंट्री इनटू बिजनेस interests located in another country. Generally, FDI takes place when an investor establish foreign business operation or acquire foreign business assets in foreign company. तो अल्टीमेटली बात वही है कि आप जो है वहाँ पर जाकर या तो इन्वेस्ट कर दें या फिर कुछ शेयर खरीद लें किसी कंट्री में जाकर, किसी बिजनेस के, किसी कंपनी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर जाकर आप इजीली एंटर कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमें ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।